हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई देम। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अर्लियर अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन की, मींस कि पहले समय में किस तरह से क्या क्या अटेम्प्ट्स किए गए थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहले है हमारे पास डोबेनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड का क्या मतलब है। ट्रेड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ थ्री। तीन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ट्रेड। तो देखिए समझ लीजिए पहले इस लॉ को, स्टेटमेंट समझना आपके लिए फिर और इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया डोबेनियर ने, जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। बहुत ही जनरल वे में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, वी हैव एलिमेंट्स एज एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई एंड जी हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस क्या हैं? एटॉमिक मासेस। मान लीजिए जो एलिमेंट एक्स है उसका एटॉमिक मास ए है, वाई का एटॉमिक मास बी एंड जी का एटॉमिक मास हमारे पास सी है। अब इन्हें इस तरह से अरेंज किया गया है दैट ये अपने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इन द सेंस दैट जो ए है, A is the atomic mass of X। A जो मास है, A का जो वैल्यू है वो B के वैल्यू से कम है, राइट। द मास A जो इसका मैग्नीट्यूड है, A का मैग्नीट्यूड इट इज लेस देन B और B का मैग्नीट्यूड है C से कम। तो ये चीज है, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स को इस वे में अरेंज किया है। जो एलिमेंट्स हैं इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि जो उनके एटॉमिक मासेस हैं, द एटॉमिक मासेस आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। ए जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है, एक्स जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है, देन वाई जिसका एटॉमिक मास उससे ज्यादा है, देन द एलिमेंट जी जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व की जाती है दैट जो यहाँ पे हमारे पास Y एलिमेंट है, Y एलिमेंट का एटॉमिक मास B, जो B है B की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? जो हमारे पास पहला एलिमेंट है X और जो तीसरा एलिमेंट है Z। पहले और तीसरे एलिमेंट के जो मासेस हैं उनके अर्थमेटिक मीन के। तो मतलब जो B है, B न्यूमेरिकली किसके इक्वल रहेगा? द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। B विल बी इक्वल्स टू A प्लस C डिवाइडेड विथ 2। और यही स्टेटमेंट इसने लिखी है, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses in a trade, the atomic mass of the middle element, जो middle element है, middle element का atomic mass was found to be approximately equal। जो हमारे पास मिडल एलिमेंट है उसका जो मास है अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ सकता है किसके? टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट। तो कहते हैं ये जो मिडल वाला एलिमेंट है इसका जो मास है, इसका मास का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? जो हमारे पास बाकी दो एलिमेंट्स बचते हैं इनके अर्थमेटिक मीन के। तो यही चीज रहेगी हमारे पास कि जो B है, B न्यूमेरिकल किसके इक्वल रहेगा? टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। अब इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि जो B है, B was found to be approximately equal to the arithmetic mean of other two elements। एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो एलिमेंट्स का एक ट्रेड है, लिथियम, सोडियम and potassium, and their atomic masses. Lithium has atomic mass of 7, then sodium 23 and potassium 39। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लिथियम और पोटाशियम इनका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा। तो देखते हैं 7 plus 39 divided with 2, that's 46 divided with 2, and that's ultimately equals to
23। और देखिए 7 और 39 का हमारे पास अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है, 23। और यहाँ पे जो मिडिल एलिमेंट है हमारे पास, दैट्स सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास भी कितना है, 23। यही चीज कही गई है डुबिनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स में, कि अगर हम कहें कि जो हमारे पास मिडिल एलिमेंट है, जो बीच वाला एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है वो पहले और तीसरे एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के या तो एग्जैक्टली इक्वल होगा या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा। दैट्स द डुबिनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स। अभी आप सबसे पहले एग्जाम्पल और इस स्टेटमेंट को नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, जो डुबिनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स था उसमें कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि जो सभी एलिमेंट्स नोन थे डुबिनियर उन सभी को ट्रेड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया, वो सिर्फ 3 ही ट्रेड्स दे पाया था, राइट। तो उसकी इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास एक अदर अटेम्प्ट आया जिसे कि कहा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो न्यूलैंड है, ही वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, और उसने क्या किया, म्यूजिकल स्केल्स के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया है उसने प्रॉपर्टीज का। तो क्या कहता है यहाँ पर वो, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट आर द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे न्यूलैंड ने कहा है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब वही चीज है, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है सेम रखा गया है कि एलिमेंट्स को हम इस वे में अरेंज करेंगे कि जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है वो पहले हो, फिर उसके बाद वो एलिमेंट आए जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, फिर तीसरे नंबर पे वो एलिमेंट आए जिसका एटॉमिक मास पहले 2 से भी ज्यादा है। तो ये चीज है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ही सेट कि हम उन्हें इस तरह से अरेंज करें कि उनका जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला ऑर्डर है वो क्रिएट हो। उस टाइम पे क्या होगा कि अगर हम पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं तो हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेंगी, जैसे कि म्यूजिकल स्केल के नोट्स में होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, सा रे गा मा पा दा नी सा। अगेन देखिए यहाँ पे कितना नंबर आ रहा है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 notes are there, right? 7 के बाद जो 8th है, that's again the same as the first one. So सा के बाद again क्या आएगा, रे। तो अब वही चीज है कि जो हर एक 8th एलिमेंट है, इसने भी अपने लॉ में यही कहा कि जो हर एक 8th एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट्स के साथ अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करेगा। That was the Newland's law of octaves. यहाँ octaves यही 8 को represent कर रहा है। So that was the second attempt for the classification of elements. Now we shall discuss the limitations of the Newland's law of octaves. सबसे पहले है हमारे पास द लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कि जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद जो है ये वैलिड नहीं था। Then second, Newland assumed that only 56 elements existed in nature and no more elements could be discovered in future. Newland ने ये अपनी तरफ से assume कर लिया था that कि सिर्फ nature में 56 elements ही exist करते हैं और future में भी कोई नया element discover नहीं किया जाएगा, जबकि future में कुछ elements की discovery की गई। और जब नोबल गैसेस डिस्कवर की गई उसके बाद जो प्रॉपर्टी थी कि जो हर एक 8th एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करेगा, ये प्रॉपर्टी जो थी अब ये वैलिड नहीं थी। व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट वर नो लॉन्गर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ही एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, एक ही स्लॉट में उसने 2 एलिमेंट्स को एडजस्ट किया, बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स इन द सेम नोट, जबकि कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को भी उसने सेम नोट में रख दिया। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, व्हाट ही डिड देयर दैट ही प्लेस्ड
कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट, उसने कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में प्लेस कर दिया था, उसी जगह पर जहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन भी थे। सो देखिए जो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू कोबाल्ट एंड निकल। तो यहाँ पे उसकी बहुत ही बड़ी जो है गलती थी, ये लिमिटेशन बनी है। इसके बाद देखिए जो आयरन है, आयरन की प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल के साथ रिजेंबल करती हैं, जबकि आयरन कोबाल्ट और निकल को एक दूसरे से उसने बहुत ही दूर प्लेस कर दिया था। सो दीज वर द लिमिटेशंस इन केस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब यहाँ पे लिमिटेशन आ गई तो एक और नया अटेम्पटेशन भी आएगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अटेम्पटेशन आया था, दैट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक देखते रहिए अपने इस चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी डेफिनेटली शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें।